आज हम पाठ एक हमारी कक्षा 8 के विज्ञान का फसल उत्पादन एवं प्रबंध का प्रत्येक शब्द क्लियर करने जा रहे हैं। इसकी टेक्स्ट बुक का हम देखते हैं कि कृषि उपकरण जो हमारे खेत में प्रयोग होने वाले हैं, खुरपी, दरांती, बेलचा, हल, इसके अलावा भी बहुत से औजार हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी का प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें हम देखते हैं खुरपी। यह औजार हमारी फसल के अंदर कुछ अवांछित पौधे जो उग जाते हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते, जैसे घास, बथुआ आदि, उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस औजार का नाम है खुरपी। दरांती जो हमारी पकी हुई फसल है उसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये औजार दरांती। कृषि औजार बेलचा। बेलचा है जो लगभग एक औजार कस्सी होता है जो मिट्टी खोदने के काम आता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हल का हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। हल के सभी भागों के बारे में भी हम जानेंगे। कृषि औजार हम पढ़ रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हम सजीव किसे मानते हैं? सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सभी क्या हैं? सजीव हैं। सभी पेड़ पौधे भी सजीव हैं क्योंकि इनका भी आकार और बढ़ोतरी होती है, लंबाई बढ़ती है। सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 7 में हमने पढ़ा था, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जड़ों से पानी और खनिज लवण लेकर, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश लेकर अपने पत्तियों में हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन मनुष्य सहित सभी जंतु अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ हैं। वो अपने भोजन के लिए, खासकर हम इस पाठ के अंदर अध्ययन करेंगे कि मनुष्य अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होता है, पौधों पर या जंतुओं पर, या दोनों से ही वह भोजन प्राप्त करता है। इसको जानने से पहले भोजन प्राप्ति मनुष्य को कहाँ से होती है, उससे पहले सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती क्यों है? सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा न केवल अपने दैनिक जीवन के कार्य के लिए, बल्कि हम जानते हैं कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन आदि जैविक प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस जो होते हैं, जो जैसे पाचन भोजन को पचाने में, श्वसन क्रिया में, और उत्सर्जन क्या होता है? जो शरीर में हमारा भोजन पच नहीं सकता, पाया अपचित रह गया जो भोजन, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। इन सभी जैविक प्रक्रमों में हमें ऊर्जा की आवश्यकता, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है पौधे से या जंतुओं से
या दोनों से प्राप्त करता है। पौधों से हम फल, सब्जियां, अनाज प्राप्त करते हैं। जंतुओं से दूध, मांस प्राप्त होता है। इस तरह से मनुष्य इस पे निर्भर है। यहाँ हम देखते हैं कि भारत में की जनसंख्या बहुत विशाल है, इसलिए हमारे इस पूरी जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था का बड़े स्तर पर उत्पादन होना बहुत आवश्यक है। बड़े स्तर पर उत्पादन होना आवश्यक है। ये अति आवश्यक हो जाता है। इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए 3 प्रोसेस बहुत ज़रूरी हैं। अनाज का या फल सब्जी आदि का नियमित उत्पादन, कृषि योग्य भूमि के ऊपर उत्पादन ज़्यादा हो, उचित प्रबंधन, जो भोजन हमें प्राप्त हो चुका है, खाद्यान्न जो अनाज, फल, सब्जियां प्राप्त हो चुकी हैं, इनको कुछ लंबे समय के लिए रखने के लिए हमारे पास क्या प्रबंध हैं, जिससे ये हमारा अनाज या फल या सब्जियां खराब ना हो, इस पर सूक्ष्म जीवों का अटैक ना हो, सड़े गले नहीं। और तीसरा, वितरण। हम जानते हैं कि भारत के एक विशाल देश है। इसके उत्तरी हिस्से में अलग प्रकार की फसलें उगती हैं, दक्षिण हिस्से में अलग, पूर्व में अलग, पश्चिम में अलग। तो लेकिन वितरण देश के सभी नागरिकों को सभी प्रकार की आवश्यकताएं हैं, सभी खाद्य पदार्थों की आवश्यकताएं हैं, तो उन तक पहुंचाना ये वितरण कहलाता है। ये सभी अति आवश्यक है। थोड़ा सा हम प्राचीन समय में चलें तो यहाँ पर लिखा है कृषि कैसे स्टार्ट हुई, हमारी खेती करना मनुष्य ने कैसे शुरू किया, कब शुरू किया। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घूमते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में और अपने रहन सहन की तलाश में। समूह में घूमते थे इकट्ठे होकर के, और उन्हें पकाना नहीं आता था, इसलिए कच्चे फल और सब्जियां ही खाते थे। और अपने भोजन के लिए वे जंतुओं का शिकार कर खाना, उसका मांस खाना भी उन्होंने शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे नदियों के किनारे उन्होंने चावल और गेहूं व अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करना भी प्रारंभ कर दिया। यहाँ हमें थोड़ा सा देखना है कि 10,000 ईसा पूर्व का अर्थ क्या हो सकता है। यहाँ हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ईसा पूर्व को बीसी भी बोलते हैं इंग्लिश में, बिफोर क्रिस्ट, और एक होता है ईस्वी, जिसे एडी भी बोला जाता है। अगर हम ईसा मसीह के जन्म को एक मान लें तो एक बीसी का अर्थ होगा ईसा मसीह के जन्म से 1 वर्ष पहले, और एक एडी का अर्थ होगा ईसा मसीह के जन्म के 1 वर्ष बाद। जैसे अभी 2020 चल रहा है एडी, इसका अर्थ हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 2020 वर्ष ये हो गए, और 10,000 ईसा पूर्व बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म से 10,000 वर्ष पहले, 10,000 और 2 20,000, 12,020 वर्ष पहले की ये बातें हैं। एक बार फिर से सुने। 10,000 ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से 10,000 वर्ष पहले, और अभी 2020 ईसा मसीह के जन्म के बाद चल रहा है, तो टोटल 12,020 लगभग वर्ष पहले मनुष्य की यहाँ पे बताया है, मनुष्य घुमंतु थे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। फसल किसे कहते हैं?
यहाँ ये जानने का प्रश्न है। फसल हम जानते हैं, गेहूं की फसल, चने की फसल, मटर की फसल, यानी जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए जाएं, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल। यहाँ दो बातें हैं, एक ही किस्म के पौधे एक किसी बड़े स्थान पर उगाया जाना। फसल में क्या क्या शामिल है ये बहुत ज़रूरी है। अनाज, जितने भी अनाज हैं, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब अनाज हैं। सब्जियां हम सब जानते हैं और फल भी हम जानते हैं। इन सब की फसलें होती हैं और ये अलग अलग मौसम में उगाए जाते हैं। कुछ गर्मियों में, कुछ सर्दियों में, वर्षा ऋतु में अलग अलग प्रकार के पौधे, फसलें अलग अलग समय में होती हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है। आर्द्रता मीन्स वातावरण में नमी, वायुमंडल में नमी की मात्रा कम ज़्यादा है। कहीं वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। ये सभी जलवायुवीय परिस्थितियाँ कहलाती हैं। किसी स्थान की तापमान, नमी, वर्षा जैसी परिस्थितियाँ जलवायुवीय परिस्थिति कहलाती हैं और ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती रहती हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। दो प्रकार की फिर भी मोटे तौर पे फसल है। दो प्रकार की फसलें मोटे तौर पे, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब हम जानते हैं क्या होता है खरीफ की फसल, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाए। वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। भारत के अंदर वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ इस मौसम में वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी खरीफ फसलें। इसके लिए हम थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। चावल, जिसे बताया खरीफ की फसल। धान, ये धान होता है जिससे चावल निकाला जाता है। ये हम इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये फसल धान की फसल। उसके बाद मक्का। मक्का फसल आपके सामने है, इस प्रकार से उगाया जाता है। ये खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली। उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, सोयाबीन है यह भी। मूंगफली, मूंगफली खरीफ की फसल आप देख पा रहे हैं। और ये है कपास, जिससे हमारे सूती कपड़े के लिए रेशे बनते हैं। यह है कपास। ये सभी फसलें हमारी क्या थी? खरीफ की फसल। इसके अलावा भी बहुत सी फसलें हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी की प्रत्येक शब्द को क्लियर करना है, कोई भी हमारे समझ से बाहर ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। रबी फसल। अब हम रबी फसल का उदाहरण लें। रबी फसल क्या होती है? यह शीत ऋतु में बोई जाने वाले, ध्यान रहे, सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। भारत में ये हैं अक्टूबर से मार्च। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी इसके उदाहरण। गेहूं की फसल आपके सामने है। चना सर्दियों में बोई जाने वाली फसल, चना। मटर रबी की फसल,
सरसों, जिससे सरसों से तेल निकाला जाता है। सरसों का तेल हम वाकिफ़ हैं, इन्हीं दानेदार सरसों से ही हम सरसों का तेल प्राप्त करते हैं। ये अलसी है, अलसी को भी रबी की फसल है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और यह केवल वर्षा ऋतु में ही अधिक पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उगाया जाता है। आगे हम जानेंगे कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं अलग अलग समय के ऊपर। हम देखेंगे कि और इन क्रियाकलापों को हम क्या बोलते हैं? कृषि पद्धतियाँ। इन क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ बोला जाता है, जो समय समय पर, जैसे मिट्टी को तैयार करना, उसकी बुआई, उसकी बिजाई, खाद देना, ये सब क्या कहलाती हैं? कृषि पद्धतियाँ। इन सब को हम अगली वीडियो में ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।